हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12 की केमिस्ट्री हमारी चल रही है। इसके पीछे की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है सॉल्यूशन नाम के टॉपिक पे, और आज है हमारे पास क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में हम कंसंट्रेशन टर्म्स की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट मोस्टली हो चुकी थी, लेकिन हमारी 2 और बच गई है, नॉर्मलिटी और पीपीएम के कुछ पार्ट्स। तो आज पहले उनको खत्म करते हैं, फिर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे काम करेंगे। देखिए पहला ही हमसे पूछा जाता है नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलिटी का मतलब होता है, जैसे हमने मोलरिटी में क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखा था। ऐसे ही नॉर्मलिटी में हमें लिखना होता है, नंबर मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट को हम EQ से दर्शाते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसे BL से दर्शाते हैं, L फॉर लीटर। मतलब हमने सॉल्यूशन को किस में लिया है, लीटर में। इस तरह से हमने लिख लिया है। अब पूरा का पूरा जो डाउट बनता है वो बनता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का, जैसे हमने मोल क्या लिखे थे, मोल के लिए लिखा जाता हमने गिवन मास बटा मोलर मास। ऐसे इसमें लिखते हैं हम गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। जैसे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, क्योंकि इसमें आया था ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ लिखेंगे गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। तो देखो गिवन मास को तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कि W है हमारे पास, और इक्विवेलेंट मास को EM से दर्शा देते हैं हम। अब ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब पूरा डाउट बनता है हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे फिर। तो देखो इक्विवेलेंट मास के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास जो है हमारे पास, जिसको हम तुल्यांकी द्रव्यमान बोलेंगे, वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है, इक्विवेलेंट मास को हम EM से दर्शा रहे हैं, इसका होता है मोलर मास। मोलर मास जिसको हम अणु भार कहते हैं हिंदी में, और डिवाइडेड में हमारे पास आता है N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या होता है, इसके लिए हम अलग अलग काम करेंगे। तो देखो एक बार पूरा वापस से देखते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में 1 लीटर ले ले तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से तैयार है हमारे पास, कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। हिंदी में 1 लीटर मिलियन के आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन जैसे मोल होते हैं, मोल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था भाई, मोल जो लिखे थे हमने लिखा था मास बटा मोलर मास, यही लिखा था। ऐसे इक्विवेलेंट मास जो हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर कितना लिखा है हमने इक्विवेलेंट मास के लिए, इक्विवेलेंट मास के लिए लिखा है वही मास बटा, वहां लिखा था मोलर मास, यहाँ इक्विवेलेंट मास लिखते हैं हम। इन दोनों में हमको काम में लेना भी है। इक्विवेलेंट मास हमने वहां पर लिख भी दिया है, मोलर मास बटा। अब ये कैसे निकालेंगे, N फैक्टर की मदद से। अब N फैक्टर क्या होता है, देखो देखिए N फैक्टर जो होता है वो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, और सॉल्ट के लिए अलग होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं N फैक्टर की, अब इसमें हम बात करते हैं मान लो एसिड की। तो देखो एसिड जो होता है, जैसे हमारे पास HCl है, तो जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ इसने कितने H प्लस आयन दिए, 1। तो यहाँ पर इसका जो एसिड के लिए जो N फैक्टर होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, गिवन बाय एसिड मतलब अम्ल के द्वारा, एक्वस सॉल्यूशन हम लिख लेंगे क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, अम्ल के द्वारा दिए गए H प्लस आयन की संख्या। ये हमारे पास हो गया N फैक्टर। जब वो कभी भी हमारे पास एसिड आएगा तो उसका N फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितने भी H प्लस आयन उसके अंदर मिले हमको उन्हीं को N फैक्टर कहा जाएगा। जैसे इसके लिए N कितना है यहाँ पर 1। अगर मेरे को पूछा जाता कि H2SO4 कितना होगा, तो जब इसको डालेंगे तो ये देखो कैसे टूटेगा, 2H प्लस SO4 माइनस 2 में। तो यहाँ पर H प्लस आयन कितने हैं, देखो 2 है, तो इसका N फैक्टर कितना आएगा हमारे पास, 2। इस तरह से तो एसिड के लिए हम N फैक्टर कैसे निकालेंगे, इस तरह से। अब देखो N फैक्टर आ गया, जिसकी भी बात हो रही है यहाँ रख देना, मोलर मास आ गया तो ये आ जाएगा इसकी मदद से। फिर इसको यहाँ पुट कर देना गिवन मास में, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ कर देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको देगा तो वहाँ पे पुट कर देना, नॉर्मलिटी आ जाएगी। इस तरह से हम एसिड की बात कवर कर चुके थे। अब हम बात करते हैं बेस में क्या होगा। देखिए बेस में कुछ नहीं होगा, जैसे इसमें H प्लस मिले हैं हमको, वहां पर OH माइनस मिलेगा, तो बस वहीं पे होगा। तो बेस की अगर हम बात करें, बेस के देखो, बेस जिसको हिंदी में हम क्षार बोलते हैं, एसिड को हम अम्ल बोलते हैं।
जैसे हमारे पास है NaOH, तो जब इसको डालेंगे तो में Na प्लस और OH माइनस हमें मिलेगा। तो यहाँ कितने OH माइनस मिले हमको? एक। तो इसलिए इसका n फैक्टर कितना आया हमारे पास? 1। अब तो n फैक्टर होगा क्या बेस फैक्टर इसके लिए? नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस, हिंदी में क्षार के द्वारा दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या क्या कहलाती है हमारे पास? n फैक्टर किसका? बेस का। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास सॉल्ट, जिसको हम लवण बोल सकते हैं। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल है NaCl, तो यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास? +1 और दूसरा कितना है? -1। तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर इसका n फैक्टर कैसे निकलेगा? n फैक्टर निकलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हिंदी में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का परिमाण। तो यहाँ पर देखो +1 -1 है, इसका परिमाण तो एक ही है, तो इसका n फैक्टर कितना आएगा? 1। तो ऐसे करके हमने देखो इक्विवेलेंट मास के लिए n फैक्टर की जरूरत पड़ी थी हमें, तो n फैक्टर जो है हमने एसिड का निकाल दिया है, बेस का निकाल दिया है, सॉल्ट का निकाल दिया है। अब एक बार नोट करो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने एसिडिक मीडियम पूरा पढ़ लिया है, बेसिक मीडियम पूरा पढ़ लिया है, और हमने देखा सॉल्ट के केस में भी पूरा पढ़ लिया है। अब एक लास्ट रह गया नॉर्मलिटी। जब रेडॉक्स रिएक्शंस में निकालनी हो तो हमें क्या करना है? देखो, रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया KMnO4, जब ये एसिडिक मीडियम में जाता है तो Mn+2 में जाएगा, बेसिक मीडियम में जाएगा तो Mn4-2 में जाएगा, और जब ये न्यूट्रल में जाएगा तो MnO2 में जाता है। तो यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता है। जैसे इसकी Mn की तो हमें दिख रही है साफ साफ कितनी है? +2। और यहाँ पर हम देखें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे एक बार। तो कैसे निकालते हैं? K की तो +1 होती है, जिसकी निकाल ली उसको x मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ पर 4 है, तो -2 × 4 करेंगे -8 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? -8 + 1 मतलब -7 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 7, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन है +7 और इसकी ऑक्सीडेशन से हमें दिख रही है +2। तो बताओ यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना आया? 7 - 2 बराबर कितना? 5। तो कितने लॉस या इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर हमें n फैक्टर देखो, यहाँ 7 थे, यहाँ 2 थे, कितने लॉस हो गए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हमारे पास 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो इसका n फैक्टर भी कितना होगा हमारे पास? 5। तो हमने यही लिखा है, n फैक्टर बराबर जो रेडॉक्स रिएक्शन में निकालते हैं वो निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन्ड बाई जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए कितने? 5। तो इसका n फैक्टर कितना है हमारे पास? 5। इस तरह से हम निकालेंगे। जब ये बेसिक मीडियम में जाता है KMnO4, तो देखो ये जो है Mn4-2 में जाएगा, तो हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn जिसकी निकालने उसे x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 की -8 हो गई है, और ऊपर चार्ज है -2, तो हम -2 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? +6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6, जबकि ये कितना है हमारे पास? +7। तो 7 से 6 मतलब कितने का लॉस हो गया? 1 का। तो n बराबर कितना लिखेंगे? 7 - 6 बराबर 1। मतलब यहाँ एक इसका जो n फैक्टर है वो कितना है? 1। जब ये न्यूट्रल कंडीशन में जाएगा तो ये MnO2 में जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन निकालते हैं पहले। x, एक ऑक्सीजन की -2, तो 2 की कितनी? -4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो ये आ गया +4। अब यहाँ 7 था, यहाँ 4 है, तो कितने का लॉस हो गया? 3 का। तो इसका ऑक्सीडेशन n कैसे निकालेंगे? 7 - 4 बराबर कितना? 3। तो देखो, जब ये एसिडिक मीडियम में था तो इसका n फैक्टर था 5, जब ये बेसिक मीडियम में है तो इसका 1 है, और ये जब इसमें है तो यहाँ कितना है? 3 आ गया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन के थ्रू हम रेडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर निकाल पाएंगे। तो ये नॉर्मलिटी का लास्ट पार्ट था। अब एक नोट पॉइंट डालते हैं, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में संबंध पढ़ते हैं। देखो, जो नॉर्मलिटी हमने पढ़ा था, नॉर्मलिटी स्टार्ट हुआ था हमारा, उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने उसको लिखा था EQ डिवाइडेड बाय क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लिखा था। हिंदी में भी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बाध्यता लिखा था लीटर में। फिर ग्राम तुल्यांकों को हमने क्या लिखा था? जो गिवन मास है वो
डिवाइडेड बाई मोलर मास की जगह यहाँ लिखा था इक्विवेलेंट मास, इनटू में क्या बी लीटर। फिर इक्विवेलेंट मास को भी हमने खोला था और इक्विवेलेंट मास को हमने क्या लिखा था मोलर मास, जिसको हम MW से दर्शा रहे हैं, बटे में आता था n फैक्टर, इनटू में बी लीटर। तो n बराबर हमारे पास देखो ये n फैक्टर ऊपर चला जाएगा इसके पास, तो ये बन गया W इंटू n फैक्टर डिवाइडेड में क्या है मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कंप्लीट फॉर्मूला था नॉर्मलिटी का। ओके, अब हमने मोलरिटी भी पढ़ा था। मोलरिटी क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हिंदी में विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड में क्या था बिलियन का आयतन। ये पूरा कवर कर चुके थे हम। मोल को क्या खोला था हमने, मोल को लिखा था जो गिवन मास है जिसको हम W से दर्शा रहे हैं, बटे में मोलर मास MW इंटू बी लीटर। ये कंप्लीट फॉर्मूला था मोलरिटी का। इसका मतलब W बटा MW इंटू BL की जगह क्या लिख सकते हैं मोलरिटी। तो देखो इसमें W भी है, MW भी है और BL भी है, मतलब इन तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं मोलरिटी। इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास एक नई रिएक्शन आएगी जिसमें होगा N बराबर, इसकी जगह हम लिख रहे हैं मोलरिटी इंटू N फैक्टर। मतलब अगर हमें मोलरिटी पता है तो हम N फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करके उसकी सीधी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, या फिर हम N फैक्टर हमें एक और इस तरह से कोई क्वेश्चन में दे दे तो हम नॉर्मलिटी में मोलरिटी का डिवाइड करके भी n फैक्टर निकाल सकते हैं इस तरह से। ये हम कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये, और ये हमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कैसे होगा हमने एक एक स्टेप समझा। ये बेसिक था, ये बेसिक था, दोनों को मिक्स किया तो नॉर्मलिटी बराबर आ गया मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब हमारे पास आया कि बताओ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल जो है हम लिख रहे हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो इनको भी देख लेते हैं एक नोट पॉइंट डाल के। देखो नॉर्मलिटी आना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब केमिस्ट्री के 12th के प्रैक्टिकल चलेंगे तो वहाँ पर नॉर्मलिटी का हम ज़्यादा यूज करेंगे। तो नॉर्मलिटी को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, बस इसकी क्वेश्चंस करना बाकी है। जो क्वेश्चंस हम लास्ट में करते हैं हमको पता है सबको। तो देखो अब नोट नंबर 2 है, हम इक्विवेलेंट में ग्राम इक्विवेलेंट में मोल में संबंध देखना चाह रहे हैं। तो एक हम देखते हैं कि जो मोलरिटी है बराबर क्या होता था नॉर्मलिटी इंटू n फैक्टर। ये रिलेशन हमने लिखा है अभी। अब मोलरिटी बराबर क्या होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हमने लिखा था। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता था ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में मोल इनटू में n फैक्टर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएगा तो जो मोल है वो आएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनटू n फैक्टर। तो ये हो गया मोल। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू में n फैक्टर। हिंदी में मोलों की संख्या बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या इनटू कर देंगे n फैक्टर। और ये हमने अच्छा उसको भी अगर लैंग्वेज में लिखते तो क्या लिखते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। हिंदी में नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू n फैक्टर। ये हम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो ये थे हमारे, अब दो और बचे हमारे ppm जो कि W/B और B/B है, क्योंकि वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक बार इनको नोट करें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था नॉर्मलिटी। देखिए मोलरिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये अच्छे से हमने मोलरिटी भी साथ में रिपीट कर लिया है, नॉर्मलिटी भी हमने कवर कर लिया है। एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम ppm को और पढ़ते हैं। देखिए लास्ट टर्म हमारे पास बची है जिसका नाम है ppm। ppm मतलब इसका फुल नेम है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हिंदी में पार्ट्स प्रति मिलियन भी कहते हैं। देखो मिलियन का मतलब 10⁶ को हम समझते ही हैं सब लोग। अब ppm को सबसे पहले तो इसका यूज हमसे पूछा जाता है। तो ppm को अगर हमें स्मॉल कंसंट्रेशन निकालनी हो, वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन निकालनी हो किसी भी सब्सटेंसेस की, तो हम ppm का यूज करेंगे। हिंदी में
बहुत कम सांद्रता निकालनी हो तो हम उसके लिए पीपीएम का यूज करते हैं। इसके मेन यूज है हमारे पास जैसे वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। जैसे वाटर में फ्लोराइड का लेवल हमें चेक करना है तो पीपीएम में चेक किया जाता है। अगर फ्लोराइड लेवल हमारा 1 पीपीएम के आसपास है तो इसका मतलब वो सेफ है, सुरक्षित है। और अगर फ्लोराइड लेवल 5 पीपीएम से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हार्मफुल है हमारे टीथ और बोन के लिए, दांतों और हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से हम वाटर पॉल्यूशन में पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज करेंगे। दूसरा एयर पॉल्यूशन में भी इसका यूज करते हैं। जैसे किसी भी गैसेस का मेजरमेंट करना हो, जैसे कार्बन ये CO और SO2 का हमें करना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का, तो हम किसका यूज करते हैं? पीपीएम का। तो अगर हमसे पीपीएम पूछा जाता है तो क्या करेंगे? तो वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन निकाल लो किसी भी सब्सटेंसेस की तो पीपीएम का यूज करेंगे। दूसरी बात, इसका मेन यूज तो हमारे वाटर पॉल्यूशन में फ्लोराइड लेवल को चेक करने में कर सकते हैं और एयर पॉल्यूशन में गैसेस को मेजरमेंट करने में भी पीपीएम का यूज कर सकते हैं। देखो पीपीएम का मतलब क्या है? पीपीएम का मतलब है 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। कितने सॉल्यूशन के कितने पार्ट में? 10 की पावर 6 पार्ट में। मतलब 10 की पावर 6 जिसको हम मिलियन बोलते हैं, 10 की पावर 6 पार्ट जब सॉल्यूशन लिया जाएगा उसमें एक पार्ट लिया जाएगा सॉल्यूट का, तो उसे बोला जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। जो 100 पे कैलकुलेट होती थी उसे सेंट कहते थे, पर सेंट, और यहाँ मिलियन पे हो रही है इसलिए उसे बोलेंगे पर मिलियन। तो इसी तरह से हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी थी, पीपीएम की परसेंटेज W/B और पीपीएम की परसेंटेज B/B। देखो जो W ऊपर लिखा है वो सॉल्यूट की बात करेगा, नीचे लिख रहा है वो सॉल्यूशन की बात करेगा, ये पहले भी पढ़ चुके। बस पीपीएम में ये आएगा कि यहाँ 100 की जगह 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि मिलियन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, जो कि पीपीएम परसेंटेज W/B हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि पीपीएम है हमारे पास। तो इस तरह से पीपीएम की दोनों टर्म्स खत्म हो गई हमारे। और चूंकि नीचे दोनों में वॉल्यूम आ रहा है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास है। तो ये पीपीएम की दो टर्म्स हमारे हो गई है। एक और बची है जो ही है हमारे पास परसेंटेज W/W, जो अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले में चला जाएगा। एक बार वापस से पीपीएम का यूज क्या है? पीपीएम को हम करते हैं वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन जब निकालनी होती है तो पीपीएम का यूज करते हैं। इसके दो मेन यूज है, वाटर पॉल्यूशन में फ्लोराइड लेवल चेक करना हो और एयर पॉल्यूशन में गैसेस की क्वांटिटी मेजर करनी हो तब इसका यूज करते हैं। पीपीएम सॉल्यूट का एक पार्ट लेते हैं 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, उसे पीपीएम कहते हैं। पीपीएम परसेंटेज W/B है, तो यहाँ 10 की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पीपीएम परसेंटेज B/B है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से पीपीएम की दोनों टर्म्स खत्म। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट की सारी टर्म्स हमारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन टर्म है। एक बार नोट करें फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए अब हम चालू करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को। टेम्परेचर, क्योंकि हमने जो देखा था वो टेम्परेचर वाली इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन है ये, क्योंकि डिपेंडेंट वाली हमारी ख़त्म हो चुकी है, तापमान निर्भर नहीं होती जो, क्योंकि इसमें हमारे पास वॉल्यूम नहीं आता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर पहली टर्म्स हमारे पास है परसेंटेज W/W, जिसको हम मास परसेंटेज भी बोलते हैं और द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। प्रतिशत तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। W/W है तो ऊपर जो लिखा जाता है वो सॉल्यूट के बारे में, नीचे जो लिखा जाता है वो सॉल्यूशन के बारे में लिखा जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये तो सिंपल चीज़ है। परसेंटेज W/W का मतलब है, मास को केमिस्ट्री में वेट भी बोल सकते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही ग्राम में लिखे हैं। मल्टीप्लाई 100 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परसेंटेज लिखा हुआ है, खत्म हो गया। अब जैसे कि उसको डिकोड करना हो, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास परसेंटेज, तो इसको क्या मतलब है? 10% ग्लूकोज, देखो उसको डिकोड करते हैं, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास परसेंट, जल में 10% ग्लूकोज है द्रव्यमान के रूप में। तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ मास परसेंटेज की बात हो रखी है, तो मास परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज W/W, और यहाँ 10% दिया हुआ है। तो अगर हम 10/100 कर दें इसको, तो देखो ये क्या मतलब है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में मिलाया जाता है, जो कि यहाँ पर ग्लूकोज है। तो उसका अगर दोनों ग्राम में ले लें तो ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो ये कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ये लो खत्म। विलेय का जो भार है वो कितना आ गया हमारे पास? विलेय का जो भार है हमारे पास ग्लूकोज का, वो कितना आ गया? 10 ग्राम। ये लो। अगर हमें ये पता है ये किसका वेट होता है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का वेट होता है नीचे वाला, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन का। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन
और सॉल्यूशन कितना है वेट हमारे पास 100 ग्राम। हिंदी में बिलियन जो है का भार लिख लेते हैं, वो कितना है हमारे पास 100 ग्राम। अब देखो बिलियन हमारे पास 100 है, सॉल्यूट उसमें से 10 है, तो सॉल्यूट कितना हो गया हमारे पास, 100 में से 10 घटा दे, सॉरी सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट जो कि जल है हमारे पास, विलायक जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि हमारे पास वाटर है। तो कितना हो जाएगा वो, 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 ग्राम आ जाएगा हमारे पास जल की मात्रा। इस तरह से हम पूरे का पूरा डिकोड कर देंगे। समझ आ गया होगा। 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास का मतलब है ग्लूकोज यहाँ 10 ग्राम है, वाटर 90 ग्राम है, तो सॉल्यूशन जो बन गया वो 100 ग्राम का बन गया। इस तरह से हम इसको डिकोड करेंगे और न्यूमेरिकल में इसकी हेल्प लेंगे। जो कुछ बातें जो एनसीईआरटी में लिखी है, कमर्शियली यूज कहाँ होता है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल जो एप्लीकेशन है वहाँ पर यूज होता है। जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है उसमें 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है इन वाटर्स में। हिंदी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो जल में 3.62 जो है द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, काफ़ी बार वन लाइनर में आ जाते हैं चीज़ें। तो ये परसेंटेज W/W हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारा करते हैं दूसरी वाली टर्म्स, एक बार नोट करें। देखिए अगली जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब सबको समझ आता है। फ्रैक्शन का मतलब है कुछ पार्ट होता है किसी की पार्ट में से। जैसे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को, मोल भिन्न, जिसको हम एक्स या जीटा भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया वहाँ पर, और उससे हम इसको दर्शाते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, विलेय क्या होता है, सॉल्यूट या विलेय जो होता है वो होता है कम मात्रा में, और सॉल्वेंट या विलायक जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। जैसे मैंने मान लिया कि सॉल्यूट हमारे पास ए है और सॉल्वेंट हमारे पास बी है। जैसे सॉल्यूट का नाम दे देते हैं, मान लो नमक, सॉल्ट दे देते हैं। सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। जब नमक को पानी में मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। तो इस पूरी की पूरी कहानी को हम समझेंगे ए और बी नाम देकर, जहाँ पर ए है सॉल्यूट, बी है हमारे पास सॉल्वेंट। ओके, तो मोल फ्रैक्शन जब हम सॉल्यूट की निकालेंगे तो देखो क्या होगा उसका मतलब। सबसे पहले हम जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं यहाँ लिख देंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या रहते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसके पास सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल मोल को नीचे लिख देंगे। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको। सॉल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये कहता है कि जिसकी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके मोल को रखेंगे ऊपर और टोटल मोल का डिवाइड कर देंगे नीचे। तो सॉल्यूट को रखेंगे, जैसे हम ए से दर्शाएं सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट के मोल को किससे दर्शा दिए, Na से, और सॉल्यूट तो नीचे किसको रखते हैं, टोटल मोल को, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को रख दिया हमने। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम निकाल पाएंगे। दोबारा समझेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल भिन्न कैसे निकालेंगे। देखियो सबसे पहले जिसकी बात हो रही है उसके मोल को रखेंगे ऊपर। सॉल्यूट की बात हो रही है तो हम लिखेंगे x से बराबर Na, और नीचे लिखेंगे टोटल मोल। तो जो टोटल मोल है वो कंपोनेंट कौन कौन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मतलब Na प्लस Nb। इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अगर हम मान लो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं बी पर, तो हम यहाँ ऊपर किसकी मोल रखेंगे, सॉल्वेंट की, और नीचे किसके रखेंगे, टोटल, और ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हमने एक्स ए और एक्स बी निकाल दिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हमने सारे मोल फ्रैक्शन निकाल दिए हैं। अब देखो एक बार मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर भी मोल आ रहा है नीचे भी मोल आ रहा है, मोल से मोल कट जाएगा तो यह यूनिट लेस हो जाएगा। तो काफी बार फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चनों में आता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है उसकी यूनिट का नाम लिखिए, तो दैट इज यूनिटलेस। ओके, मात्रकहीन होता है। अब हमसे पूछा जाता है कि जैसे सॉल्यूट एक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट दूसरा कंपोनेंट है, बताओ इनके दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम कितना आएगा। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी जो है उसका सम कितना आएगा। एक्स ए का फॉर्मूला था Na बटा Na प्लस Nb, और एक्स बी क्या था हमारे पास, एन बी डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, तो एलसीएम सेम आ जाएगा Na प्लस Nb। तो ये तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा Na, इधर क्या आएगा Nb, और बीच में प्लस का साइन है। Na प्लस Nb से Na प्लस बी कट जाएगा और बन आ जाएगा हमारा कंप्लीट। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास उनके सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो कितना आता है, हमेशा 1। सभी के सभी मोल भिन्नों का जो योग आएगा हमेशा के लिए कितना आएगा, 1। कैसा आएगा, इस तरह से। देखो एक अगला पॉइंट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ऊपर वैल्यू है कम, जैसे मैंने बोला 2 है, और नीचे वैल्यू है ज़्यादा,
तो 2/3 करेंगे तो डेफिनेटली ये 0.6 आएगा, जो कि 1 से कम है लेकिन 0 से तो बड़ा है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो संख्या आ रही है वो आ रही है छोटी और नीचे जो संख्या आ रही है वो बड़ी। तो जब नीचे संख्या बड़ी होती है तो वो वैल्यू ओवरऑल 1 से छोटी होती है और लेकिन 0 से बड़ी होती है। तो देखो एक बार मोल फ्रैक्शन की बात हम कर लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन था ये, जिसमें हम लाल बिंदुओं के थ्रू समझाए थे सॉल्यूट को। विलेय को नाम दिया ए, जो ये वाटर है हमने सॉल्वेंट रखा है उसको विलायक है हिंदी में कहते हैं, और बी से उसको दर्शाया है। जनरल फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ पर हमने पास इसकी बात करी थी तो एक बार सॉल्यूट लिया था और एक बार इसकी बात की थी तो हमने सॉल्वेंट लिया था, मतलब विलेय और विलायक की बात हमने करी थी। तो जिस भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसके मोल को रखना होता है ऊपर और टोटल मोल का डिवाइड करना होता है नीचे। जैसे हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो उसके मोल रख देते हैं हमने ऊपर और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के टोटल मोल होते हैं Na प्लस Nb, उसको रखते हैं नीचे। ऐसे ही जब हमने मोल फ्रैक्शन की बात की सॉल्वेंट की तो बी की, तो उसके मोल रखे हमने ऊपर और नीचे रख दिया टोटल मोल Na प्लस Nb। क्योंकि मोल ऊपर है नीचे मोल है तो ये यूनिटलेस तो वैसे ही हो गया है। दोनों के जब मोल फ्रैक्शन का सम किया गया तो आंसर हमारे पास 1 आया। काफी बार ये स्टेटमेंट में आता है सीधे, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी। तो इस तरह से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मोल फ्रैक्शन भी खत्म हो चुका है। अब अगली कंसंट्रेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।